नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अलास्का से लौटकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप असल में रूस का तोता बने दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को धमका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए अमेरिका पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात से पहले यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की रूस के साथ इस युद्ध को तुरंत रोक सकते हैं। हाल में ही ट्रंप ने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबी बैठक की। ट्रंप पुतिन की इस बैठक का कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन ट्रंप ने बैठक के बाद एकदम साफ कर दिया था कि अब शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी जेलेंस्की की है। ट्रंप ने अपनी बात को और मुखरता के साथ दोहराया। पुतिन के साथ बैठक को ट्रंप ने सार्थक बातचीत बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लगातार यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विरोध में आवाज बुलंद की और मौजूदा रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच बड़ी वजह भी यूक्रेन का नाटो की सदस्यता लेने की पहल को माना जाता है। जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले नाटो देशों ने यूक्रेन की सदस्यता दिए जाने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। वहीं ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए पहुंचे जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन अपनी अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। जेलेंस्की का कहना है कि वह युद्ध रोकने के लिए अपनी शर्तों पर ही तैयार होंगे। इसके अलावा जेलेंस्की ने शांति समझौते के लिए ट्रंप की सुरक्षा की गारंटी देने की पेशकश की सराहना की। वहीं एक अमेरिकी प्रतिनिधि ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन के लिए संभावित नाटो जैसे सुरक्षा समझौते पर सहमत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज यानी सोमवार को वाशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं की बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बातचीत के बाद यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए जेलेंस्की से समझौता करने की अपील की। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप जेलेंस्की समेत कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ट्रंप ने इस मुलाकात को लेकर कहा, व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन है। इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं आए। उनकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। नाटो के महासचिव मार्क रूटे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्रीक स्टारमर भी ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दावा किया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन भी बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले जब व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच बहसबाजी की खूब चर्चा हुई थी। हालांकि अब इस चर्चा को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि इससे रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अब कोई ठोस नतीजा सामने आ सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उतावले ट्रंप अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाते दिख रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए, क्योंकि रूस एक बड़ी शक्ति है और वे नहीं है। इस बात को यूक्रेन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जेलेंस्की को पुतिन के प्रस्ताव के बारे में भी बताया गया कि अगर यूक्रेन ने डोनेट्स्क का सारा हिस्सा छोड़ दिया तो अधिकांश मोर्चे पर युद्ध विराम हो जाएगा। हालांकि जेलेंस्की ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भरोसा जताया कि उनको सुरक्षा गारंटी जरूर मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि मैं वाशिंगटन पहुंच चुका हूं। कल मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और यूरोपीय नेताओं से भी बातचीत होगी। हम सभी इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि स्थायी शांति आनी चाहिए।
मुझे विश्वास है कि हम यूक्रेन के लिए प्रभावी सुरक्षा गारंटी पाएंगे। रूस को इस युद्ध को समाप्त करना होगा जिसे उसने शुरू किया है। जेलेंस्की का यह भी कहना है कि यूक्रेन को नई सुरक्षा गारंटी उस पुरानी गारंटियों से ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए जो बेअसर साबित हुई थी। जेलेंस्की ने क्रीमिया पर रूस के कब्जे का हवाला दिया। रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था। जेलेंस्की ने कहा कि उस वक्त यूक्रेन को मिली सिक्योरिटी गारंटी काम नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी लोग अपनी जमीन और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। रूस ने बेवजह आक्रमण कर इस लड़ाई की शुरुआत की। जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और यूरोप का शक्ति प्रदर्शन रूस को वास्तविक शांति के लिए मजबूर करेगा और यूक्रेन में एक बार फिर शांति लौटेगी। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने यूरोपीय नेताओं के सहयोग से यूक्रेन को भारी सुरक्षा गारंटी मिलने का भरोसा दिलाया है। दूसरी ओर रूस ने भी कहा है कि उसे भी यूक्रेन के साथ समझौते में सुरक्षा गारंटी की दरकार होगी। रविवार रात देर वियना में रूस के दूत ने कहा कि भविष्य में शांति समझौते के तहत रूस को कुशल सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता है। मिखाइल उलानोव ने एक्स पर कहा कि रूस इस बात से सहमत है कि यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन दिया जाएगा। मॉस्को को भी ऐसी उम्मीद करने का समान अधिकार है। अमेरिकी मध्यस्थता के बावजूद रूस यूक्रेन शांति समझौते में कई पेच फंसे हुए हैं। मुख्य रूप से दोनों पक्षों की मांगों में मूलभूत असहमति के कारण हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन अभी भी कई बड़ी बाधाएं मौजूद हैं। सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्या है रूस का भी कहना है कि यूक्रेन के डोनबास प्रांत के कुछ हिस्से जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल है पर रूस के कब्जे को स्वीकार करना होगा। इसके बदले रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में हमला रोकने का प्रस्ताव दिया है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बातचीत वर्तमान मोर्चे की रेखा से शुरू होनी चाहिए और रूस को सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ना होगा। यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी चाहता है ताकि भविष्य में रूस के हमले से बचा जा सके। अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो शैली की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि बिना औपचारिक नाटो की सदस्यता के भी किसी हमले की स्थिति में उसे सामूहिक सुरक्षा जैसी सहायता मिलेगी। रूस सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमत हुआ है, लेकिन यूक्रेन को यह गारंटी पर्याप्त नहीं लगती है क्योंकि वह पूर्ण नाटो सदस्यता चाहता है जिसका रूस कड़ा विरोध कर रहा है। पुतिन और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में ट्रंप ने युद्ध विराम की बजाय पूर्ण शांति समझौते की बात कही है क्योंकि उनका मानना है युद्ध विराम अक्सर टिकाऊ नहीं होता। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं है कि अंतिम समझौता कैसा दिखेगा। रूस की मांग है कि यूक्रेन डोनबास छोड़ दे, जबकि यूक्रेन इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। एक समय अमेरिका रूस यूक्रेन संघर्ष में एक सक्रिय रणनीतिक भूमिका निभा रहा था, लेकिन अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वह शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप व्यक्तिगत रूप से इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलते रुख ने यूक्रेन के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है क्योंकि उसे अब बिना अमेरिकी समर्थन के सीधे रूस के साथ बातचीत करनी पड़ सकती है। शांति समझौते का सबसे बड़ा पेच क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा की गारंटी और दोनों पक्षों की मांगों में भारी अंतर है। जब तक रूस और यूक्रेन इन मूलभूत मुद्दों पर कोई आम सहमति नहीं बनाते हैं, तब तक किसी भी समझौते पे पहुंचना मुश्किल लग रहा है। भले ही मध्यस्थता कोई देश करे, चाहे अमेरिका हो या कोई और, लेकिन ट्रंप के कारण कुछ आशाएं बंधी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है, ट्रंप की इस मध्यस्थता का क्या मतलब निकाला जाए, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका इस शांति समझौते का हिस्सा नहीं होगा। संजीव श्रीवास्तव जी।
देखिए प्रसून जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो कोशिशें हैं रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने की, जी वो लगातार की गई। लेकिन उसमें जैसी अपेक्षा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थी, वैसी अपेक्षाओं पर ये जो पूरी वार्ता है वो खरी नहीं उतरी है और उसमें अनेक जटिलताएं सामने आ रही हैं। इसी वजह से अनेकों बार स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप हो या मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या अन्य जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं कि जिससे कि उनकी निराशा है वो झलकती है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा समय समय पर लगातार इन सारे विषयों को लेकर के अपनी सारी निराशाओं के बावजूद भी अपने प्रयास जारी रखे गए हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। और ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है, जो कि उनके कैंपेन ट्रेल का वायदा भी था कि वो रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि नोबेल शांति पुरस्कार को अर्जित करने का, हासिल करने का उनका एक महत्वाकांक्षा तो है ही। जी संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल हो रहा है कि शांति समझौते में आखिर सबसे बड़ी बाधा क्या है? जी देखिए, शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा यह है कि ये पूरा विषय बड़ा ही जटिल विषय है और ये जो जटिलता राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से, या ये मैं कहूँ अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से ज्यादा है। रशिया यूक्रेन का युद्ध प्रसून जी, जैसा कि मैं आपके सोच में पहले भी कह चुका हूँ कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो तथा रशिया के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये युद्ध वास्तविक रूप से अगर देखें तो महाशक्तियों के बीच में ही इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है और इस युद्ध में जाहिर है कि यदि कोई समाधान निकलना है तो जब तक महाशक्तियां आपस में संवाद करके और एक समझौते पर नहीं पहुंचेंगी, तब तक इसका जो समाधान है वो नहीं निकल सकता। और अच्छा ये घटनाक्रम हुआ कि अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में सीधी बातचीत हुई है और यूक्रेन की जो टेरिटरी है उसका इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया गया, ये हम जानते हैं। यूक्रेन भी इसमें निसंदेह उसका एक पार्ट है, लेकिन जो अल्टीमेट जो इसका सोल्यूशन निकलना है वो महाशक्तियों के बीच में संवाद से ही निकलना है। लेकिन महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि वो जो एक रशिया अमेरिका की जो राइवलरी है वो लंबे समय तक चलने वाली राइवलरी है। मुझे लगता है कि अब ये राइवलरी आगे भी टर्न ले ली है यूरोप बनाम रशिया में। हमारे साथ जे सोडी साहब हैं। रूस और यूक्रेन दोनों सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं, ये सुरक्षा गारंटी है क्या? दूसरा, कितना टिकाऊ है? जी जय हिंद डॉक्टर प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ जी पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की तरफ और रूस की तरफ नम्रता दिखाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यकीन कर चुके हैं कि दुनिया में एक महाशक्ति नहीं है अमेरिका, अब तीन महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और इन तीनों महाशक्तियों का अपना अपना इलाका होना चाहिए ताकि उस इलाके में। सोडी साहब, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं, शायद दर्शकों को भी यही समझना होगा। ट्रंप ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि दुनिया में अमेरिका अकेली महाशक्ति नहीं है, उसके अलावा रूस और चीन भी है जो इस समय एक साथ हैं। जी सोडी साहब, आप अपनी बात पूरी करें। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाए, लेकिन चीन को पूरी तरह बख्श दिया, मात्र 19% लगाए, वो भी अधिकतम चीजों पे नहीं लगाए ताकि अमेरिका और चीन का व्यापार सामान्य तौर से चले। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन रूस है, लेकिन जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति से अलास्का में मिले, दोनों देशों के बीच में तो यारी दोस्ती दिखी, दुश्मनी के तो नाम कहीं आया है नहीं। तो डॉक्टर प्रसून जी, जो ये सोची समझी रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की, ये आने वाले समय में दुनिया के लिए बहुत मुश्किलें करेगी, क्योंकि जो तीन महाशक्तियां चाहेंगी वो होगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जैसे हिंदी में कहावत है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहानी पूरी यूक्रेन की वो है। अमेरिका की आड़ में उसे लगा कि वो एक महाशक्ति से लड़ लेगा, लेकिन देखिए 80% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है।
4 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। और अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के बाद बयान में कहा कि यूक्रेन को शांति के लिए अपनी जमीन दे देनी चाहिए जो रूस को चाहिए, यानी कि यूक्रेन तो हर तरफ से पिट गया। और जो बात डॉक्टर प्रसून जी 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर ने कही थी कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है, 50 साल बाद भी वो तथ्य बिल्कुल उसी तरह सही और सटीक है जिस तरह पहले थे। यानी कि संक्षेप में कहना चाहूं, अमेरिका का कोई मित्र देश नहीं है जो अमेरिका सोनी साहब, ये सुरक्षा गारंटी क्या है? चूंकि यूक्रेन बार बार कह रहा है जो 2014 में क्रीमिया जब हड़पा रूस ने तो उनको सुरक्षा गारंटी मिली थी, आगे कोई युद्ध होगा तो हम आपके साथ होंगे। ये सुरक्षा गारंटी फेल हो गई, यूक्रेन दोबारा अकेले लड़ रहा है। हालांकि उसको यूरोपियन देश और तमाम अमेरिका भी तमाम संसाधन और तमाम मदद कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्रीमिया तो उसके हाथ वापस आया नहीं। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन, ज़ेपोरिजिया पर भी अब रूस मान्यता चाह रहा है। ये किस तरह की सुरक्षा गारंटी होती है, इसका क्या मतलब है, यही समझना चाह रहे हैं हम आपसे। जी डॉक्टर प्रसून जी, 26 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ 15 छोटे देशों में टूट गया जी, उसके बाद दिसंबर 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिका और रूस ने यूक्रेन को आश्वासन दिया कि अगर यूक्रेन पे कोई भी हमला होता है दोनों महाशक्तियां यूक्रेन की मदद करेंगे। और इसी बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तथ्य पे यूक्रेन ने सारे अपने परमाणु हथियार रूस को वापस कर दिए। लेकिन क्या कोई सुरक्षा गारंटी वो काम आई? नहीं आई। रूस ने हमला किया, उसने किया, अमेरिका ने यूक्रेन की मदद नहीं की, सैनिक नहीं भेजे, उसका हम अंजाम जान रहे हैं। अब जो यूक्रेन कह रहा है, यूक्रेन वही बात कह रहा है जो 30 साल पहले कही थी, मेरे को सुरक्षा गारंटी दो कि मेरे पर अगर रूस दोबारा हमला करेगा तो मेरी मदद नाटो करेगा या अमेरिका करेंगे। ये सुरक्षा गारंटियों का कोई जमाना नहीं है, कोई किसी बात को मान्यता नहीं देता है। रूस सुरक्षा गारंटी की बात कर रहा है कि मेरे को लिख के दो कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, जो कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे लिख दिया अलास्का मीट के बाद कि यूक्रेन नाटो में नहीं आएगा। यानी कि अगर हम सुरक्षा गारंटियों के नजरिए से देखें तो रूस फिर जीत गया इस बाजी में भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, जबकि जैसे मैंने पहले कहा यूक्रेन बेशक कुछ भी कहे लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगर आने वाले समय में रूस फिर हमला करे यूक्रेन में तो क्या अमेरिका नाटो देश उसकी मदद के लिए आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अब जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा है, उड़ती उड़ती खबर है कि हो सकता है कि जो यूक्रेन के कुछ हिस्से हैं उन हिस्सों को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता दे दी जाए जो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। वह एरिया कौन सा है? वह खेरसन और ज़ेपोरिजिया का वो इलाका है जिसपे रसिया का कब्जा है, यानी एक तरह से बफर स्टेट बनाया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से हार तो यूक्रेन की ही हुई। यूक्रेन को क्या हासिल हो रहा है? क्या इस इलाके का नक्शा दोबारा बदलेगा? संजीव जी देखिए, ये जो का जो नक्शा है वो तो पहले ही रशिया ने 2014 में ही परिवर्तित। संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कर लिया संजीव जी को सामने आ रही है। संजीव जी आपकी आवाज में कुछ समस्या है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जी सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब, लुहानस्क पर रूस का पूरा कब्जा हो चुका है। डोनेट्स्क के क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क के इलाके भी अभी भी यूक्रेन के पास हैं। यह भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र हैं। इसी इलाके को कहा जा रहा है कि बफर स्टेट का रूप दिया जा सकता है। यह यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए डॉक्टर प्रसून जी, जो यूक्रेन का डोनबास इलाका है उसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत आते हैं जी। लुहांस्क पे तो पूरा रूस का कब्जा है, लेकिन डोनेट्स्क प्रांत पे अभी पूरा रूस का कब्जा
नहीं है। और रूस ने ये मांग की है कि डोनेस्क और लुहांस्क दोनों मिला के जो डोनबास कहा जाता है, दोनों पे रूस का पूर्ण नियंत्रण दिया जाए, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप मान भी गए हैं। लेकिन ये अब राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा धर्म संकट हो जाएगा कि वो अपनी जमीन, जो कि डोनेस्क का तकरीबन 2500 वर्ग किलोमीटर है, ये अपने आप रूस को कैसे दे दें, क्योंकि यूक्रेन का संविधान साफ कहता है कि यदि 1 इंच भी यूक्रेन की जमीन देनी है तो उसका नेशनल रेफरेंडम होगा, और कभी यूक्रेन के नागरिक नहीं मानेंगे कि उनका 2500 वर्ग किलोमीटर रूस को दिया जाए। लेकिन 2500 नहीं, लाखों एकड़ जमीन चली जा रही है यूक्रेन की। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर प्रसून जी। देखिए, जो इलाका ऑलरेडी रूस के कब्जे में है, वो तो यूक्रेन का 20% इलाका तो ऑलरेडी रूस के नियंत्रण में है। अब जो यूक्रेन एडिशनल डिमांड कर रहा है, वो कर रहा है 2500 वर्ग किलोमीटर, जो डोनबास का, जो डोनेस्क प्रांत का बचा हुआ हिस्सा है, जिसपे अब तक रूसी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। जी जी। तो इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा रूस को देना, ये तो कभी यूक्रेन के नागरिक मानेंगे ही नहीं। और यही प्रॉब्लम अब राष्ट्रपति जेलेंस्की की है। अभी जो मीडिया में खबरें भी आ रही हैं कि हर महीने पिछले कुछ 1.5-2 साल से जेलेंस्की मिडिल ईस्ट के एक बैंक में हर महीने $50 मिलियन ट्रांसफर करते रहे। यानी कि अगर जेलेंस्की को पे प्रेशर आएगा, ये बात मानेगा, तो जेलेंस्की सत्ता छोड़ देंगे। लेकिन ये बात औपचारिक तौर पे वो माने राष्ट्रपति होते हुए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या अब इस इलाके का नक्शा बदलने वाला है? यूक्रेन और रूस के बीच में कोई बफर स्टेट की बनने की संभावना आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? और इस विवाद का अंत क्या जेलेंस्की के रहते संभव है? इस विवाद का जो अंत तभी हो सकता है कि जब एक विन विन फार्मूले पर दोनों राष्ट्र सहमत हों, और एक विन विन सोल्यूशन की जो खोज है, जो उसकी संभावनाओं की जो तलाश है, उसमें कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही होंगे। बिना कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए ये युद्ध शांत नहीं हो सकता। और संभव है कि उसमें यूक्रेन को अपनी कुछ टेरिटरीज को छोड़ना पड़े, और रशिया को अपने जो यूक्रेन को लेकर के जो उसकी जो जिद है उसको छोड़ना पड़े, और अमेरिका और नेटो को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो रशिया के सामने झुके नहीं हैं, और रशिया को भी कोई हार जैसा सेंस नहीं आना चाहिए। तो एक विन विन जो सिचुएशन है वो सभी के अंदर आनी चाहिए, तभी जाकर के इसका समाधान निकल सकता है। यदि कोई ये सोचेगा कि हम ऐसा कोई फार्मूला निकाल लें जिससे हमारी जीत हो जाए और दूसरे की हार हो जाए, तब ऐसे में कोई भी सीज फायर की डील या पीस। संजीव जी, अगर जो अभी मौजूदा प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से आ रहा है उसमें तो तय है कि यूक्रेन की हार तय मानी जाएगी, लेकिन जेलेंस्की इन प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की अपने रहते राष्ट्रपति पद से रहते हुए, जैसा सोडी साहब भी कह रहे हैं, बेहद अहम बात कर रहे हैं, सोडी अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई होगा, जनता ही उन्हें माफ नहीं करेगी। ऐसे में कोई समझौते की आशा है आपको? देखिए, ये जो पूरे नेगोशिएशंस बहुत ही जटिल होने जा रहे हैं, और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि ये जो भी जो यूक्रेन जिस भी प्रस्ताव के लिए तैयार हो, उसके ऊपर वो कोई रेफरेंडम, कोई जनमत संग्रह वगैरह भी करा सकते हैं, और उसमें यूक्रेन की जनता के रेफरेंडम के माध्यम से जो जनता निर्णय ले उसको वो राष्ट्रपति जेलेंस्की स्वीकार करें। तो उनके पास रास्ते कई हैं जिससे कि वो अपनी सत्ता भी बचा सकते हैं। संजीव जी, मुझे लगता है इस एक्सटेंट तक जाना मुश्किल है। जैसा सोडी साहब ने भी कहा कि उनके संविधान में इस तरह की बात है कि आपको रेफरेंडम कराना पड़ेगा कि अगर 1% जमीन भी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले मामले में तो ये तो फंस जाएगा। ये तो रसिया भी समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है, यूरोपियन देश भी समझ रहे हैं, नाटो कंट्रीज भी समझ रही होंगी। लेकिन सवाल फिर इतना है कि क्या इस तरह के समझौते से कोई भी, जेलेंस्की के रहते क्या कोई समझौते की उम्मीद है? अब देखिए, जेलेंस्की का जो भविष्य है वो तो अनिश्चित ही है, मैं भी ये मानता हूँ। और जेलेंस्की कितने दिन तक पद पे रह पाएंगे, ये काफी चुनौतीपूर्ण है। और यदि उन्होंने कोई ऐसा समझौता कर लिया कि जिससे कि वहाँ की जनता नाखुश है, तो उनको तो
हर तरीके की बड़ी से बड़ी आपत्तियों, विपत्तियों, संकटों का, खतरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो रास्ता डे 1 से चुना था, वो रास्ता लगातार दुरूह होता जा रहा है। और ऐसे में अब यदि वो कोई ऐसी डील कर बैठते हैं कि जिससे कि यूक्रेन को एक हार का सेंस आए, हार वहाँ की जनता को लगे कि उसकी हार हो गई है, तो ऐसे में तो जेलेंस्की पद पे बने नहीं रह सकते, ये बात है। या तो शायद उन्हें देश भी छोड़ना पड़े। संजीव श्रीवास्तव जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। सोढ़ी साहब, ट्रंप शांति प्रस्ताव को लेकर यूरोपीय नेताओं का रुख कैसा है? क्या अड़ंगा डालने वाला है? और क्या अमेरिका के बिना यूक्रेन इस युद्ध में कितने दिन टिकेगा? जी डॉक्टर प्रसून जी, जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन की मदद कर दी तो एक हफ्ते से ज्यादा भी यूक्रेन रूस के साथ युद्ध नहीं लड़ पाएगा। जहां तक आपके प्रश्न का पहला हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश ट्रंप से बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि वो यूक्रेन की जमीन रूस को देते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन के देश भी अब मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, ट्रंप पश्चिमी देशों से अपना जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो पूरी तरह विड्रॉ कर लेगा। और नाटो देश जानते हैं कि अगर रूस ने अब तक किसी नाटो देश पे हमला नहीं किया, सिर्फ इसी कारण से नहीं किया कि अमेरिका का नाटो मेंबरशिप की अध्यक्षता है या पूरा कंट्रोल है, और इसीलिए ये जो पश्चिमी देश है ये रूस के युद्ध से बचे हुए हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन देशों के पास भी कोई चारा नहीं है। हालांकि दिल में वो यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्हें ट्रंप की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरी तरह से ट्रंप का दबदबा है कि यूक्रेन इस युद्ध को कैसे खत्म करे। 30 सेकंड में जानना चाहूंगा सोढ़ी साहब, क्या इस युद्ध के अंत में भारत को कोई राहत मिलती दिख रही है? देखिए डॉक्टर प्रसून जी, दुनिया में 3 महाशक्तियां, रूस, चीन और अमेरिका, और यही 3 महाशक्तियां किसी भी युद्ध को खत्म करा सकती हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत को व्यापार में फायदा हो सकता है अगर ये युद्ध खत्म हो जाए और अमेरिका भारत पे जो प्रतिबंध लगे हैं रूस के साथ व्यापार वाले वो थोड़े कम कर दे या खत्म कर दे, उस चीज की संभावना ज्यादा लग रही है मेरे को। चलिए, आप दोनों में हमारे इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपीएन न्यूज के साथ।